हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा नए लेक्चर में हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले फाइनल के सिलेबस को ही फोकस करते हुए बेटा रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। देखो जितना टाइम एट्थ और नाइन्थ चैप्टर में लगता है, एट्थ चैप्टर बहुत बड़ा है जी। ठीक है जी, उतना टाइम अकेला ना, मतलब ये एक चैप्टर इतना टाइम पी जाता है जितना मिलाकर तीन चैप्टर टाइम बीते हैं, नाइन टेंथ और इलेवेंथ। ठीक है जी, तो पहले रिवीजन इसका निपटा लेते हैं, फिर अगर आप कहोगे हाफ ईयरली से पहले का कोई एक आध चैप्टर करना है वो करा देंगे। फिर तीनों फाइनल के इकट्ठे करेंगे, फिर हाफ ईयरली से पहले का कराते रहेंगे। ठीक है जी। फाइनल का सिलेबस बहुत अच्छे से करना है, इसकी वेटेज बेटा मोर देन 50% होगी। यानी कि अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो मेरा अंदाजा 50 नंबर के ये चार। ठीक है जी, 30 नंबर का दे देंगे वो हाफ ईयरली से पहले का, और इतना देंगे, इतना तो बनता है बेटा। अभी चैप्टर नंबर 8 सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस चैप्टर है। कुछ बातें चैप्टर बहुत अच्छे से करना, मेरी स्ट्रेंथ है। पिछली बार भी दिखा दिया था, इस बार भी बोल रहा हूं। पिछली बार एक महीना लगाया था चैप्टर को करने में, नेक टू नेक पूरा एक महीना लग गया था। इस बार कुछ कम 20 दिन लगाने हैं। ठीक है, 10 दिन में बेटा वो टॉपिक, 10 दिन घट कैसे जाएंगे एकदम ये भी बता देता हूँ। इस बार वो टॉपिक नहीं होंगे बेटा जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होंगे। ठीक है ना, पिछली बार मैंने सब कुछ कराया इधर उधर, पता नहीं कितनी एक्स्ट्रा बातें बताई। इस बार वो थोड़ी सी कम कर दूंगा, और इस बार थोड़ी सी तो स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी बेटा। अब एक बात बता देता हूं, चैप्टर का नाम सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस है, मतलब वो कौन कौन से सोर्स है जहां से बिजनेस में पैसा आता है, वो कौन कौन से सोर्स है। अब बेटा ये कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के एंगल से नहीं लिखा गया बेटा। ये कोई चैप्टर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के एंगल से नहीं लिखा हुआ। देखो अगर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करो तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के पास पैसा कहां से आ सकता है भैया? उसके पास तो दो तीन सोर्सेस ही हैं। या तो अपनी सेविंग उठा के ले आएगा बिजनेस में, या भैया बैंक लोन ले आएगा, या थर्ड पार्टी लोन ले आएगा। तीन ही तो तरीके हैं। दसवीं बेटा, तो ये पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं कंपनी के एंगल से लिखा गया। इधर देखो जी बस। बेटा एक कंपनी के पास 17 ऐसे सोर्सेस हैं जहां से पैसा आ सकता है, एक ना आधा। कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म नहीं कि दो सोर्सेस हो गए और खत्म होगी कहानी। 17 जगहों से पैसा आ सकता है। और बेटा सबके कहीं ना कहीं एडवांटेजेस, फीचर, लिमिटेशन हमारे कोर्स का पार्ट है। ठीक है जी, अब मेरे को पता है मोटी मोटी बात 5 से 7 टॉपिक होंगे जो बहुत हल्के होंगे या कटवा दिए गए होंगे। ठीक है जी, यानी कि 10 टॉपिक तो हमें बहुत बहुत बढ़िया तरीके से करके जाने हैं बेटा। ट्वेल्थ में मेहनत करने से बचेंगे अगर ढंग से करके जाएंगे। जिन बच्चों को ट्वेल्थ में डिवेंचर के फीचर नहीं पता होते, इक्विटी प्रेफरेंस नहीं पता होता है, वहां हाई लेवल के न्यूमेरिकल चल रहे होते हैं, ये बेचारे यहीं फंसे हुए होते हैं कि डिवेंचर का फीचर क्या है। वहां तड़पने से अच्छा यहाँ मेहनत करके जाए। तो बेटा अब मैं चर्चा शुरू कर रहा हूं चार सोर्स ऑफ फाइनेंस की, जिसपे हमेशा चर्चा शुरू होती है। सबसे पहले डिवेंचर्स या बैंक लोन, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, और रिटेन अर्निंग्स। बेटा सबसे पहले इन चारों पे चर्चा होगी, इनकी बेसिक बात आराम से समझना। पिछली बार डिवेंचर 4 लेक्चर में पूरा हुआ था, अकेला एक टॉपिक। जब डिवेंचर पूरा हो गया था तो प्रेफरेंस और इक्विटी में भी दो दो लेक्चर लगे थे। ठीक है ना, 8 लेक्चर में 3 टॉपिक हुए थे। ठीक है जी, इस बार कम से कम 5 में निपटाने हैं इनको। ठीक है, और बेसिक अच्छे से समझोगे डिवेंचर का तो वहां मेरे को कम मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है जी, यहां पर मेहनत करा लो ज्यादा, वहां पर कम करते हैं पढ़ते टाइम। तो बेटा आप एक कंपनी है, मान लो मैं ही एक कंपनी। ठीक है जी, कंपनी फॉर्म हो गई, वही चैप्टर नंबर 7 याद रखो जी। प्रमोशन स्टेज हो गई, इनकॉर्पोरेशन हो गई, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज पर है। ठीक है जी, पैसा मांगना शुरू कर रहे हैं, कंपनी ने धंधा करना है।
ठीक है जी। आप सबना इन्वेस्टर हो, सात्विक बस कर दिया, आप सबना इन्वेस्टर्स हो, ठीक है, और मैं कंपनी, मैं अपने डिवेंचर्स मार्केट में ला रही हूं। मैंने आप सबको कहा कि आप सब मेरी कंपनी के डिवेंचर्स खरीद लो। आपने कहा जी हम तो खरीद लें, हम तो है ही इन्वेस्टर, हम तो खरीदने के लिए बैठे हैं, आप ये बताओ रिटर्न क्या दे रहे हो। मैंने कहा जी देखो, डिवेंचर के सामने हमेशा एक रेट लिखा होता है विच इंडिकेट पर एनम इंटरेस्ट, जो बताता है साल का ब्याज कितना। मैंने कहा जी मेरी कंपनी में 9% डिवेंचर मैं इशू कर रहा हूं, यानी कि साल का 9% ब्याज दूंगा ना, और आपको ऑफर अच्छा लगा, आपने मेरी कंपनी के 9% डिवेंचर्स खरीद लिए 10 लाख रुपए के। मेरी कंपनी को बेटा आपने 10 लाख रुपए दे दिए। अब मेरी ऑब्लिगेशन समझो, डिवेंचर का फीचर समझो। बेटा डिवेंचर में आपको हर साल इंटरेस्ट देना पड़ता है, पहली बार, एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करना पड़ता है। डिवेंचर कम से कम 5 साल के लिए इशू होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 20 साल के लिए। डिवेंचर को बोला जाता है लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। अगर किसी भी सोर्स के पैसे, स्पष्ट तो सामने देख ले, अगर किसी भी सोर्स के पैसे 1 साल के अंदर अंदर वापस करने हो तो बोलते हैं शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। 1 से 5 साल में पैसे वापस करने हो तो बोलते हैं मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, और 5 साल के बाद वापस करने हो तो बोलते हैं लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, ये चारों ही लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। डिवेंचर कम से कम 5 साल के लिए इशू होता है, ज्यादा से ज्यादा 20 साल के लिए। ठीक है ना, हुआ ना लॉन्ग टर्म, ये तो बाय डिफॉल्ट ही लॉन्ग टर्म हो गया। बेटा अगर मैं कहूं मेरी कंपनी ने आपसे 10 साल के लिए पैसे लिए, तो पहले साल दूंगा 9% ब्याज, 10 लाख का 9%, मेरे एग्जांपल में 90,000। दूसरे साल के बाद फिर 90,000 ब्याज, तीसरे साल के बाद 90,000 ब्याज, चौथे के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 9 साल तक 90,000 रुपए ब्याज जाती रही। 10वें साल 90,000 ब्याज, 10 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस। नमस्ते, पहुंच गए सारे पैसे आपके घर, ब्याज मिलती रही, बाद में प्रिंसिपल भी मिल गया। बेटा कंपनी के एंगल से सोचोगे, कंपनी के एंगल से सोचोगे तो डिवेंचर और बैंक लोन में कोई अंतर नहीं है। अगर कंपनी बैंक से लोन लेती तो भी तो इंटरेस्ट देती। भैया अगर बैंक से लोन लोगे इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो प्रिंसिपल अमाउंट नहीं देते, प्रिंसिपल भी देना पड़ता है। सेम डिवेंचर में भी तो यही हो रहा है, ब्याज भी जा रही है और प्रिंसिपल भी जा रहा है। तो अगर कंपनी डिवेंचर इशू करे या बैंक लोन, उसमें कोई फर्क नहीं होता। बेटा बैंक से जब लोन लेते हो प्रॉपर्टी गिरवी रखते हो, डिवेंचर से जब लोन लेते हो तो भी प्रॉपर्टी गिरवी होती है। आप सब डिवेंचर होल्डर हो, कंपनी को तब तक पैसा नहीं दोगे जब तक कंपनी आपके फेवर में एसेट्स मॉर्टगेज नहीं करेगी, गिरवी नहीं रखेगी। यानी कि डिवेंचर्स हमेशा सिक्योर्ड होते हैं। सिक्योर्ड मतलब आपके अगेंस्ट सिक्योरिटी गिरवी होगी होगी, डिवेंचर अनसिक्योर्ड नहीं होते। क्लियर आती है बात? यानी कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे तो कोई अंतर ही नहीं है भाई। बैंक से लोन लेना तो भी एसेट गिरवी, डिवेंचर से पैसा लेना तो भी गिरवी। बैंक को इंटरेस्ट देना, डिवेंचर को भी देना, बैंक को प्रिंसिपल देना, डिवेंचर को भी देना, कोई फर्क ही नहीं है दूर से दूर तक। क्लियर है जी बात? अच्छे से टाइम लगाना है इस बार, अच्छा खासा मास्टरी करके उठना है इसमें। ठीक है जी, नंबर 1 2 इधर उधर चलेंगे, कंसेप्ट इधर उधर नहीं चलेगा। ठीक है बेटा, चलो डिवेंचर से मैंने 10 लाख रुपए रेज कर लिए 10 साल के लिए। अब मैंने आपको कहा मुझे और पैसों की भी जरूरत है। मैंने आपको कहा आप तो हो ही इन्वेस्टर, मेरी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर भी खरीदते हो क्या? आपने कहा जी खरीद तो लें, बात वही है, आप बता दो रिटर्न, बता दो क्या है, कमाई बता दो क्या दोगे। मैंने कहा जी मैं 12% प्रेफरेंस शेयर मार्केट में लेकर आ रहा हूं, अच्छा खासा रेट है 12%। बेटा 12% का मतलब क्या? 12% बताएगा साल का प्रेफरेंस डिविडेंड कितना, साल का मतलब पर एनम कितना है। ठीक है जी, जब भी कोई रेट होगा वो सालाना बात करेगा, यानी कि साल का 12% प्रेफरेंस डिविडेंड दूंगा, जो कि एक अच्छी खासी रिटर्न है। मैंने आपको कहा जी 10 लाख के ये भी खरीद लो, 1,20,000 रुपए हर साल प्रेफरेंस डिविडेंड आपका कंफर्म। उन्होंने कहा अच्छा जी प्रिंसिपल अमाउंट कब वापस करोगे? जैसे बेटा डिवेंचर कम से कम 5 साल मैक्सिमम 20 साल के लिए इशू होते हैं, प्रेफरेंस भी कम से कम 5 साल ज्यादा से ज्यादा 20 साल के लिए
इशू होते हैं। मैंने कहा जी 10 साल बाद आपका प्रिंसिपल भी वापस, उसने कहा जी एग्रीमेंट कर लो, मैंने कहा जी कर लो साइन। अब मैंने अगर 10 साल के लिए आपसे 10 लाख रुपए ले लिए प्रेफरेंस के नाम के, तो पहले साल क्या, पहले साल 10 लाख का 12% आपको वापस करूंगा, 1,20,000 प्रेफरेंस डिविडेंड। दूसरे साल फिर एक 20, तीसरे साल फिर एक 20, 9 सालों तक यही कहानी है। 10वें साल एक 20 भी वापस, 10 लाख रुपए प्रिंसिपल भी वापस। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्लियर है अभी तक सारी बात बेटा? अब इक्विटी मैंने कहा जी 10-10 लाख रुपए तो आ गए, आप 10 लाख के इक्विटी शेयर्स भी खरीद लो। आपने कहा जी खरीद लें, बताओ कमाई क्या? मैंने कहा जी इक्विटी में कमाई नहीं बताई जा सकती, ध्यान रख लेना। जैसे डिबेंचर के सामने रेट होता है, प्रेफरेंस के सामने रेट होता है, वैसे इक्विटी के सामने रेट नहीं होता। क्यों नहीं होता ये बात कल तक पता लग जाएगी, ठीक है जी? आपको पता ही है ये बात, मैंने वैसे पहले तो बताई हुई है, पर एकदम मैं अभी नहीं बता रहा, ये बात कल पता लग जाएगी क्यों इक्विटी के सामने रेट नहीं होता। आपने कहा जी बताओ कब पैसे वापस करोगे? मैंने कहा जी कंपनी जिंदगी भर इक्विटी के पैसे वापस भी नहीं करती। अब ये दूसरी बात है जो आज रटनी है कि कंपनी पूरी जिंदगी इक्विटी के पैसे वापस नहीं करेगी, पहली बात। दूसरी बात, इक्विटी के सामने कभी कोई रेट नहीं होगा। लेकिन मैंने आप सबको एंश्योर किया इस बात को लेकर कि इक्विटी पे रिटर्न जब मिलेगा ना तो बहुत ताबड़तोड़ मिलेगा। ये 9-12 वाला चीज नहीं है, कभी कभी 50%, कभी कभी 100% भी मिलेगा। मैंने कहा जी बहुत रिटर्न दूंगा, टेंशन मत लो, उस रिटर्न को बोलते हैं इक्विटी डिविडेंड, आप बस बाय कर लो। और आपने कहता हूं 10 साल के लिए, 20 साल, 30 साल के लिए सोचकर आ गए और आपने बेटा बाय करके रख लिए इक्विटी शेयर्स भी कंपनी के। देखो अभी तक मैंने सिर्फ एक ही बात बोली है कि आपको क्या क्या रिटर्न मिलेगी। आप इन्वेस्टर हो तो आपके लिए वो चीज रिटर्न है। मैं लेकिन पूरी टेबल बनाता हूं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी के लिए तो वो चीज कॉस्ट है ना, आपके लिए वो चीज रिटर्न हो सकती है, मेरे लिए तो कॉस्ट है ना। मैंने अगर डिवेंचर दिया है, मैं ब्याज दे रहा हूं, आपके लिए ब्याज रिटर्न है, मेरे लिए कॉस्ट है। डिवेंचर की कॉस्ट इंटरेस्ट, प्रेफरेंस की कॉस्ट प्रेफरेंस डिविडेंड, और इक्विटी की कॉस्ट इक्विटी डिविडेंड। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? कॉस्ट तो समझ में आई बेटा? एक बात ध्यान रख लेना, मैं अगर कभी भी वर्ड बोलूंगा शेयर्स, हमने ना अगले साल अकाउंटिंग भी सीखनी है शेयर्स की, अगर मैं कभी भी वर्ड बोलूंगा शेयर्स तो आपके कान में आवाज जानी चाहिए इक्विटी शेयर्स। मैं कभी भी वर्ड बोलूंगा डिविडेंड तो आपके कान में आवाज जानी चाहिए इक्विटी डिविडेंड। इक्विटी वर्ड लगाना जरूरी नहीं है, शेयर्स बोल सकते हैं, डिविडेंड बोल सकते हैं। लेकिन अगर मुझे कभी बोलना हो प्रेफरेंस शेयर्स या प्रेफरेंस डिविडेंड, मैं इतना नहीं बोल सकता डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब इक्विटी से ही होता है। प्रेफरेंस अगर बोलना है ना, प्रेफरेंस वर्ड लगाना इज कंपलसरी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही बोलना पड़ेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड ही बोलना पड़ेगा। क्लियर अच्छी बात? पक्का से बेटा? अब क्या रिस्क आता है अगर मैं इनसे पैसे लेता हूं तो? देखो अगर आप डिवेंचर से पैसा लेते हो ना तो कंपनी को बहुत डर लगता है, बहुत डर। अगर गलती से आप डिवेंचर के इंटरेस्ट में या प्रिंसिपल अमाउंट में एक सिंगल डे का भी डिफॉल्ट कर दो, एक दिन का डिफॉल्ट, तो डिवेंचर होल्डर वो तगड़े लोग हैं, सीधा जाएंगे हाई कोर्ट, कंपनी बंद कराने के ऑर्डर ले, एक दिन के डिफॉल्ट में। इनसे तो भैया बहुत बच के रहो। यानी कि कंपनी अगर सबसे ज्यादा किसी से डरती है, ये पूरी टेबल कंपनी के एंगल से है, तो सबसे ज्यादा डरती है कंपनी डिबेंचर होल्डर से। कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात लिखी ना, चलो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ठीक है? इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। अच्छा अगर इन्वेस्टर को बिल्कुल रिस्क लेने का मूड नहीं है, जीरो रिस्क लेना है, तो किस में इन्वेस्ट करे? चुपचाप डिबेंचर में कर दो। क्यों? आपका इंटरेस्ट एक दिन भी नहीं रुक सकता, गलती से रुक गया आप कंपनी बंद करा दोगे। यानी कि अगर मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो डिबेंचर में रिस्क लोएस्ट होता है, लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो डिबेंचर में रिस्क हाईएस्ट होता है। ये समझ रहे हो ना? सारी बात कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जा रही, ठीक है ना जी? मैंने तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से बात दिखा दी,
और फिलहाल मुझे सारी बात कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, ठीक है बेटा। व्हाट अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स? बेटा प्रेफरेंस शेयर में ना रिस्क तो है पर उतना नहीं कि कंपनी बंद करा दो। मैं एक बात करता हूं आपसे, मान लो 10 लाख रुपए में आपने दिए मुझे डिवेंचर होल्डर, 10 लाख प्रेफरेंस ने दिए और 10 लाख इक्विटी ने दिए, 30 लाख रुपए आ गए मेरे पास। कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में मान लो स्टार्ट किया कि वो थर्मल्स बेचेगी, ठीक है। हमने क्या किया, 25 लाख रुपए की मशीनरी बाय कर दी, 5 लाख का रॉ मटेरियल बाय कर दिया, थर्मल्स बनाए और बेचने शुरू कर दिए। पर पहले साल सर्दियां नहीं पड़ी, लॉस हो गया, बहुत नुकसान हुआ। भैया पहले साल नुकसान हुआ, हमें क्या ब्याज तो देना है, डिबेंचर का इंटरेस्ट दो 9%, 90,000 रुपए। अब भैया लॉस हुआ है वो भी देने को नहीं है, कहीं से पैसे पकड़े और लोन के और 90,000 रुपए ब्याज दे दिया। क्योंकि अगर इनको नहीं देंगे ये तो कंपनी बंद करा देंगे, तो सबसे खतरनाक लोग हैं, सीधा हाईकोर्ट जाएंगे, कंपनी बंद करा देंगे। तो 90,000 रुपए लोन पे लेके इनके ब्याज दे दिया। लेकिन लॉस हुआ है, डिवेंचर का इंटरेस्ट तो कहीं से जुगाड़ करके दे भी दिया, प्रेफरेंस का डिविडेंड देने के भी पैसे नहीं है, 1,20,000। भैया मत दो। क्या कुछ नहीं कर सकते प्रेफरेंस शेयर? बेटा कर सकते हैं पर अभी मत दो, लॉस हुआ है ना, मत दो। क्या होगा अगर आपने पैसा नहीं दिया, क्या रिस्क राइज होगा? बेटा मार्केट में जो प्रेफरेंस शेयर इशू हुए होते हैं उन्हें बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मतलब बेटा ये अपना डिविडेंड ना क्यूमुलेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। क्यूमुलेशन का मतलब इकट्ठा से। बेटा पहले साल मुझे 1,20,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड देना था, मेरी कंपनी नहीं दे पाई, अगले साल ये कितना हो जाएगा, 2,40। पिछले साल का 1,20 और करंट ईयर का 1,20,000, कितना हो गया, 2,40। अच्छा अगर अगले साल भी लॉस हो गया तो मत दो। तीसरे साल क्या हो जाएगा, 1,20, 1,20, 1,20, 3,60 देना पड़े। यानी कि ये हाई कोर्ट जाकर कंपनी बंद तो नहीं करा सकते, या आप इनकी पेमेंट में डिफॉल्ट कर सकते हो, साल का भी कर सकते हो, 2 साल का भी कर सकते हो, 3 साल का भी कर सकते हो। वहां तो उसकी पेमेंट में 1 दिन का भी डिफॉल्ट नहीं अलाउड, यहाँ पेमेंट में डिफॉल्ट तो अलाउड है, पर जितना डिफॉल्ट करते जाओगे उतना डिविडेंड इकट्ठा होता चला जाए। तो रिस्क तो है पर उतना नहीं कि कंपनी बंद हो जाए। तो भैया इस रिस्क को हम बोलते हैं मीडियम लेवल ऑफ रिस्क, इस रिस्क को बोलते हैं मीडियम लेवल ऑफ रिस्क, ठीक है जी। और व्हाट अबाउट इक्विटी? अब मेरी कंपनी को लॉस हुआ है, डिबेंचर का इंटरेस्ट तो दे दिया, कहीं से लोन लेकर, प्रेफरेंस को दिया नहीं जी, अगले साल डबल दे देंगे, इक्विटी को भी देने के लिए नहीं है, मत दो। इक्विटी वाले क्या करेंगे, हाई कोर्ट चले जाएंगे? नहीं। क्यूमुलेट कर लेंगे डिविडेंड? नहीं। कुछ और कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। यानी कि इक्विटी के साथ कभी कोई रिस्क अराइज ही नहीं होता। आपको लगता है आपके पास डिविडेंड देने के पैसे नहीं है, मत दो, कुछ नहीं कर सकते। और मैं कहता हूं पैसे हैं, मान लो लॉस ना हुआ होता, 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ होता और आपका मन है 1 रुपया भी नहीं देने का इक्विटी शेयर को, मत दो, ये कुछ नहीं कर सकते। यानी कि लॉस है फिर तो देना ही नहीं है, ही नहीं क्योंकि, और प्रॉफिट है और फिर भी देने की इच्छा नहीं है, मत दो, कुछ नहीं कर सकते। इक्विटी के साथ कोई रिस्क नहीं आता, चाहे आप कह लो लो रिस्क, चाहे आप कह लो नो रिस्क, मेरे लिए बिल्कुल एक ही जैसी बात है, कोई दिक्कत तो नहीं। इन डिटेल सारी बातें समझ में आ रही है? बढ़ जाएं आगे पक्का से। बेटा वैसे ये टेबल मेरी दिमाग की उपज है, कहीं नहीं मिलती देखने को, बहुत साल पहले, ठीक है जी, जब पढ़ाना शुरू किया तो भैया, वैसे तो मैं आज भी बहुत पढ़ता हूँ, ठीक है जी, पर उस टाइम को बहुत ही ज्यादा पढ़ा करता था, ठीक है जी। तब वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाहा है वहीं रहा है। तो बैठा सोचा कि कैसे आसान कर सकता हूँ चीजों को, तब बेटा इस टेबल का जन्म हुआ, ठीक है जी। मैंने इन चीजों पर सोचना शुरू करा और इस चीज को आसान करने के लिए बनाई, और मुझे आज भी लगता है, मतलब 11 साल हो गए होंगे लगभग सेम टेबल से मुझे पढ़ाते हुए, आज भी कोई भी बच्चा जो पिछले साल का आता है ना, हमेशा बताता है ये टेबल आज भी रटी पड़ी है, और ये टेबल हमेशा हेल्प करती है, ठीक है जी। जिस मर्जी लेवल पे चले जाना, कई बच्चे सीए कर रहे हैं, सीए फाउंडेशन में है, कोई इंटरमीडिएट में है, ठीक है जी, आज भी दिखाऊंगा मैसेज तो कहेंगे भैया ये देखो ये टेबल आपने कब पढ़ाई थी, हमारे टीचर कब पढ़ा रहे हैं, आज बता रहे हैं हमें ये बात, सेम बातें हैं बिल्कुल। भैया बेसिक फीचर नहीं बदलेगा इनका कभी भी। लो जी आगे की बात करते हैं बेटा। अब मैं बात कर रहा हूं
फ्लोटेशन कॉस्ट की। ठीक है जी, आज की शायद ये आखिरी बात होगी इस टॉपिक की। बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स, यानी कि पैसा लेने के लिए जो पैसा खर्चना पड़ता है उसे बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। बेटा आपको लग रहा होगा कि मैं जब भी इन सोर्सेस से पैसा लूंगा क्या मेरा पैसा खर्च होगा? बेटा फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। आप डिवेंचर से पैसा लेने जाओगे, पैसा खर्च के आओगे, बैंक लोन से पैसा लेने जाओगे, खर्च के आओगे, उसे बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ रेसिंग फंड, या कुछ लोग इशू कॉस्ट भी बोलते हैं। तीनों एक ही जैसे नाम है। ठीक है जी, समझाने के लिए एक बात बोलता हूं बेटा। अब आपको पता क्या लगता है? ज्यादातर बच्चों को स्टेबल में यही लगता है जो पहली बार पढ़ते हैं, भैया मैं तो खुद लोन लेने चाह रहा हूं, पैसा कौन सा खर्च हो जाएगा मेरा? भैया बैंक से लोन लेने भी जाओगे पैसा खर्च होगा। पहले लग रहा है कि कोई कुछ खर्च नहीं होगा। मैंने पिछली बार भी बताया था, मैं अभी भी बता रहा हूँ, बड़े क्विकली सिर्फ बैंक लोन पे बात करूंगा थोड़ी सी और फिर छोड़ दूंगा। बाबू आप आज बैंक लोन लेना चाहते हो, ठीक है जी, और अपना घर गिरवी रखे एक बैंक लोन लेना चाहते हो। आपने ब्रांच मैनेजर को कहा जी एक लोन की जरूरत है, एक प्रॉपर्टी है गिरवी रखने के लिए। उसने कहा जी ठीक है, प्रॉपर्टी के कल पेपर लेकर आना, साथ में एक चेक लेते आना 5,000 रुपए का। आपने कहा जी 5,000 का चेक क्यों? उसने कहा जी प्रॉपर्टी के पेपर प्रोसेस होते हैं, ऐसे थोड़ी मैं देखते ही बता दूंगा पेपर ठीक है कि नहीं। हमें क्या करना पड़ता है? हमें भी रजिस्ट्री ऑफिस से वेरीफाई कराना पड़ता है, रजिस्ट्री ठीक है कि नहीं, पेपर फर्जी तो नहीं है, स्टैम्प बिल्कुल ठीक लगे हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक कराना पड़ता है, हमें भी वेरीफाई। तो इस बात के लिए हम क्या करते हैं, मैं खुद नहीं जाता, ब्रांच मैनेजर कह रहा है कि मैं खुद नहीं जाता हूँ रजिस्ट्री ऑफिस, हमारे भी बैंक के पैनल पे एडवोकेट है, वो जाते हैं और उनके चार्जेस हैं ये। तो आपने क्या किया? आपने कहा जी ठीक है, आप कल गए पेपर लेकर गए, प्रॉपर्टी के 5,000 का चेक ले गए। ये 5,000 का चेक गया रजिस्ट्री ऑफिस में वकील के पास, और वकील ने वेरीफाई करा के दी, अपनी रिपोर्ट लगा के दी पेपर एक्यूरेट है कि नहीं। बाबू एक बात बताओ, लोन हो गया क्या आपको? 5,000 लग गए? होगा तो नहीं लोन अभी? चलो पेपर एक्यूरेट आ गए, समझ में आती है बात। बेटा इसके अलावा ब्रांच मैनेजर ने एक लिस्ट बना के दे दी आपको डॉक्यूमेंट की, सीए से बनवाते लो जी डॉक्यूमेंट। आप बनवाने चले गए, ठीक है जी, 3 साल की बैलेंस शीट, 3 साल के ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब तो मेरा ख्याल मतलब समझते हैं इनका, इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, अकाउंट्स में इतना तो पढ़ ही चुके हो। 3 साल के ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है ना, इनकम टैक्स रिटर्न, कंप्यूटेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, जितने फाइनेंशियल्स मांगे सब बनवाने गए। 5-7-10 हजार वहां फूका है। भैया हो गया क्या लोन? अभी भी लोन नहीं हुआ। तो भैया दिख रहा है कुछ खर्चे होते होंगे लोन लेने से पहले। अभी मैं भैया टोटल लिस्ट नहीं बता सकता क्योंकि मैं थोड़ा सा कंप्रेस कर रहा हूं अपने आप को, वरना आपको याद है मैंने कितनी डिटेल बातें कर रखी हैं इन चीजों के ऊपर। तो बेटा पैसा खर्च होता है। सेम इज द केस विद द इक्विटी शेयर्स टू। इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, पैसा खर्च नहीं होता। याद करो कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, अगर याद है तो चैप्टर नंबर 7 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। भैया कहीं ना कहीं ब्रोकर को अपॉइंट करोगे, अंडरराइटर को अपॉइंट करोगे, उनकी ब्रोकरेज अंडरराइटिंग कमीशन दोगे जो शेयर बिकवाएगा मार्केट में। टीवी ऐड करोगे, न्यूज़पेपर ऐड करोगे, लोगों को बताओगे कि हमारी कंपनी का शेयर आ रहे हैं मार्केट में, भैया उन ऐड पे भी खर्चा करोगे। स्टॉक एक्सचेंज में कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज में शेयर को लिस्ट कराना कंपलसरी होता है, वहां भी पैसे फूकोगे। भैया कहीं से कहीं तक किसी भी सोर्स से पैसा लेना हो, पहले पैसा खर्च होगा फिर मिलेगा पैसा। और आपको बता देता हूं फ्लोटेशन कॉस्ट इक्विटी में हाईएस्ट होती है, और आपकी नॉलेज के लिए भी बता देता हूं लगभग 10% खर्च हो जाता है। 10%। 1 करोड़ रुपए चाहिए 10 लाख उड़ जाते हैं, 100 करोड़ चाहिए 10 करोड़ खत्म हो जाते हैं। इक्विटी में इतनी ज्यादा कॉस्ट है ये फ्लोटेशन कॉस्ट। आज मान लो एक कंपनी है LIC, कभी इसने भी शेयर बेचे थे, इसने कहा जी मैं शेयर बेचना चाहती हूँ, खरीद लो जो खरीदना चाहता है। कैसे कहा था कि मैं खरीद लो खरीदना चाहता है? भैया टीवी ऐड करके, एक टीवी ऐड कॉस्ट करता है 5 करोड़ रुपए। 100 करोड़ लेने में 10 करोड़ कहाँ जाते हैं, हवा भी नहीं आती। आज की तारीख में कंपनियां टीवी ऐड करके बताती हैं कि हमारी कंपनी के शेयर आ रहे जी खरीदो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदें, वरना शेयर नहीं बिकते। समझ में आ रही बात? क्यों सबसे ज्यादा कॉस्ट होती है इक्विटी में फ्लोटेशन कॉस्ट? क्योंकि मेनली तो टीवी ऐड की कॉस्ट है इसके अंदर। प्रेफरेंस में कॉस्ट मीडियम होती है, लगभग 7 से 8% का खर्चा, और
डिवेंचर या बैंक लोन में कॉस्ट लो होती है लगभग 5% का खर्चा, यानी कि 10 लाख का लोन लेने चले जाओ लगभग 50,000 रुपए उड़ जाएंगे। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा। इस टेबल को रख, हम आज के लिए इतना ही रहे हैं, टेबल और कंप्लीट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे कल बात। बाय।